अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 73 है जी। ऑडिट रिपोर्ट की प्रैक्टिस आज करते हैं। इलस्ट्रेशंस आई कैप की बुक में जो दी हुई हैं बेसिकली वो आपके स्टैंडर्ड्स से उठाकर ही उन्होंने जो आपके ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के उसी में से उन्होंने दिए। आज हम आइज़ा 700 वाली तो हमने इलस्ट्रेशन देख ली थी। आज बेसिकली हम देखेंगे आइज़ा 705 की, 706 की, ये देखेंगे। बाकी 710 720 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उधर जाने की भी नीड नहीं है हमें। अच्छा देखें, ऑडिट रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है या पार्ट है आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आनी चाहिए कि भाई कब कौन सा ओपिनियन लगना है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, प्रोवेजिव है, स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल है, प्रोवेजिव है। स्कोप लिमिटेशन कहीं इम्पोज बाय मैनेजमेंट तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओपिनियन थोड़ा सा और तरह का चला जाता है, उसमें विड्रॉल का ऑप्शन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना होगा। कैम कब डलता है, कैम डालते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एम्सो मैटर पैराग्राफ कब डलता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, देन आपका अदर मैटर पैराग्राफ क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें आनी हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है जी। ये चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो। ये कब पता लगेंगी, जब हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है, याद नहीं रह सकती ये चीज़ें। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिखेंगे पास नहीं होंगे। ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऑडिट का पेपर, ये थ्योरेटिकल पेपर ऐसा सच नहीं है कि आप सिर्फ देख कर पेपर पढ़ के पास हो जाएं। इसको लिखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी आप लोगों के पास स्टफ़ अवेलेबल है, जो लोग भी सुन रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, जो जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ज़ाहिर है सारे वो टीचर्स के आई कैप के पास पेपर ही होते हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, लिखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी चीज़ों के अंदर। आज जी इलस्ट्रेशंस हैं कुछ, वो देखते हैं। 700 वाली तो हमने देख ली थी, 705 पे आए ज़रा, वो देखते हैं हम। मॉडिफाइड ओपिनियन वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो, ठीक है। ये आ रही है ज़रा 7.8 हेडिंग है, इलस्ट्रेशंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स विद मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन एज प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स टू आइज़ा 705। आइज़ा 705 जो स्टैंडर्ड है उसके अपेंडिक्स में, मतलब कि उसके अनाइजर के तौर पे उन्होंने ये चीज़, ये इलस्ट्रेशन वहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। 5 इलस्ट्रेशन यदि आप समझ लें कि अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो आपके लिए इंशाल्लाह ये रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना, इसको बनाना वो बड़ा इजी हो जाएगा। देखें, रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें तो ऐसी हैं जो एज़ इट इज़ आनी है। उसके अंदर आप एक कॉमा तक का रद्दोबदल नहीं कर सकते, कोई किसी तरह की उसके अंदर चेंज नहीं लेके आ सकते, वो तो वैसे ही रहनी है। जैसे कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज होनी होती है बस, जब ओपिनियन चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होनी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चेंज होनी ही नहीं है। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिपोर्टिंग है, वो भी वैसे ही रहनी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वैसे ही रहनी होती हैं, तो फिर चेंज जो होनी है वो हम बेसिकली देखेंगे। हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट देखी हुई है, अब हम आ जाते नहीं मॉडिफाइड ओपिनियंस के अंदर। पहली इलस्ट्रेशन देखें ज़रा, उसने कहा यार ये है क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेसिकली आपको डिफरेंट तरह की ज़ाहिर मॉडिफिकेशन बताएगा, यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि जी पहला सिनेरियो क्या है, क्वालिफाइड ड्यू टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको पता है कि क्वालिफिकेशन दो वजह से लग सकती है, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन हो, परवेजिव ना हो। ठीक है, तो फिर दोनों सिनेरियोज में क्वालिफाइड ओपिनियन आता है। अब वो कहते हैं इसकी इलस्ट्रेशन देखें, इसका फॉर्मेट देखें किस तरह का होगा। आ रहे हैं ज़रा नीचे, उसने कुछ डिटेल्स बताई होंगी, सर्कमस्टांसेस कुछ बताए होंगे, कुछ इसमें जो आमतौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें डिफरेंट होंगी, पर जैसे उसने कहा ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी का आपने ऑडिट किया है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज़ करते हो। इसका मतलब ओपिनियन के अंदर आप वर्ड यूज़ करेंगे प्रेजेंट फेयरली या प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ये आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा देन आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस के मुताबिक बनी है। ठीक है सर। देन आगे टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब है उसने लिख दिया कि मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है। ओके जी, ठीक है। देन आ गया कि इन्वेंट्रीज आर मिसस्टेटेड, ये आ गई ये क्वालिफिकेशन।
आपको देखते पता लग गया कि इन्वेंटरीज मिस स्टेटेड है, द मिस स्टेटमेंट इज डीम्ड टू बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव। वो मटीरियल है, परवेसिव नहीं है। परवेसिव होती तो क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आना था, फिर कौन सा आना था, एडवर्स ओपिनियन आना था। ऐसी है, तो उसने कहा जी कि मटीरियल है, परवेसिव नहीं है, तो ब्रैकेट में उसने लिख भी दिया है क्वालिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। इस केस में आपको क्वालिफाइड ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर देना चाहिए। देन रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट द मटीरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। मटीरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं, इसका मतलब है कि वो वाला पैराग्राफ नहीं आएगा इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। आगे उसने कहा की ऑडिट मैटर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद आइजा 701 कैम भी है। आप देखिए सबसे ऊपर वाला जो पहली इसकी लाइन थी, ऑडिट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, जब लिस्टेड आया था उधर ही आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए था यार, कैम इसके अंदर लाजमी आएगा यार। वो 4-5 चीज़ें बेसिकली जो मैंने आपको बताई थी, आपने बल्कि इसमें नोट खुद भी की हुई हैं कि जो अनमोडिफाइड और अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑफ अदर देन लिस्टेड एंटिटी और जो अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, इस दोनों के अंदर जो फ़र्क होता है, जैसा कि आपको पता है कि एक तो आपका की ऑडिट मैटर लिस्टेड में आता है, दूसरों में लाजमी नहीं है, डाल सकते हैं बट क्यों डालें भाई जब लाजमी नहीं है, सही है। अच्छा, फिर की ऑडिट मैटर का एक तो सेक्शन है ना, एक फिर नीचे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर भी आता है ना कैम का एक पैराग्राफ, वो वाला भी लिस्टेड में आएगा, उधर नहीं आएगा। दो चीज़ें होगी। फिर एक है आपका ये रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आई कैप IASB, सही है, वो सारा वो भी आपका अदर देन लिस्टेड में नहीं है, इधर है, लिस्टेड में है, सही है। फिर आपका एक अदर इन्फॉर्मेशन का आ गया, स्टैंडर्ड का अदर इन्फॉर्मेशन का कि भाई हमने अदर इन्फॉर्मेशन भी देख ली, उसके ऊपर हमारा ओपिनियन है, वो भी लिस्टेड में है, अदर देन लिस्टेड में नहीं है। और पांचवी चीज़ आपकी इंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिस्टेड एंटिटी में लाजमी है, अदर देन लिस्टेड में लाजमी नहीं है। बट ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 मतलब कि पाकिस्तान के अंदर अदर देन लिस्टेड के लिए भी लाजमी है, ठीक है। 5 चीज़ें हमें पता है फ़र्क, तो ये आपको फ़ौरन माइंड में आ जानी चाहिए चीज़ें कि यार ये डलनेंगी। अगर वो लिस्टेड ना हो तो फिर आप ये चीज़ें नहीं डालते। अच्छा, अब ये सिनेरियो होगा। फिर उसने कहा दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ द एफएस डिफर फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस। उसने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले कोई और हैं, उनको ओवरसाइट करने वाले कोई और हैं। तो यहाँ पर भी एक वो लाइन वही जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब ये सिनेरियो हो, यही होता है मोस्टली, तो आपने ये भी लिखना होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है, ये आपने लिखना होता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट उसने कहा इन एडिशन टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर हैज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड अंडर लोकल लॉ। तो उसकी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। तो वही जो 5-6 होती हैं आपकी, जो बुक्स हैव बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2017, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड वर फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, ज़कात वाला आ गया सिनेरियो, सही है, वो सारे आपने लिख देने हैं। आज ये अब ज़रा ये होगा किस तरह बात बड़े गौर से तहम्मुल से समझनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा कि वैसे ही आएंगी, कोई उनकी वर्डिंग में चेंज नहीं आएगा। आप ज़रा इधर आए पीछे, अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट तो निकाल लें पहले। अनमोडिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट का फॉर्मेट ये भी सामने रखें ज़रा। इसका देखें ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फ्ला कंपनी, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC कंपनी, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब है कि तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है। आपका जो टाइटल है, आपके जो एड्रेस ही हैं, ठीक है, वो सारा कुछ सेम है। अब नीचे आ रहे हैं, उधर लिखा होता ओपिनियन, इधर क्या आ रहेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन ऑब्वियसली। अब उधर पढ़ें ज़रा ओपिनियन वाले में, अनमोडिफाइड वाला। उसने लिखा है वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC कंपनी विच कंप्राइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट फ्लाम फ्लाम, ये सारी चीज़ें लिख दी उसने, ठीक है। इधर देखें एज इट इज़, वही वाला पैराग्राफ है, बिल्कुल हर्फ ब हर्फ, सही है, वही वाला पैराग्राफ डाला हुआ है, उसने कोई इसके अंदर चेंज नहीं की। इसका मतलब है कि क्वालिफाइड ओपिनियन के जो पहला ओपिनियन वाला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ वो सेम होगा अनमोडिफाइड ओपिनियन का, क्योंकि इसमें हम सिंपल बताते हैं हमने ऑडिट किया है। किसका ऑडिट किया है, ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी, इनका ऑडिट किया है, इनका ईयर एंड कौन सा था, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह हमने देखी, ये सारा कुछ आपने मेंशन करना। असल में जो आपने ओपिनियन बताना है अपना, वो आप अगले पैराग्राफ में बताते हो, मतलब ये साथ ही जो आ रहा है इन आवर ओपिनियन। अब जरा अनमोडिफाइड में आए, अनमोडिफाइड में हमने क्या लिखा, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और फ्लाम, ये हमने सारी चीज़ें लिख दी, ऐसे ही है। अब ज़रा आ जाए क्वालिफाइड ओपिनियन में। क्वालिफाइड ओपिनियन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, पहले तो ये ज़रा माइंड में ले आए। हमने भाई ये पढ़ा हुआ है क्वालिफाइड ओपिनियन में कि हम कहते हैं कि यार एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ दिस मैटर, ये जो मैटर मैं नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड में बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ ओके है, ऐसे ही है ना।
मैं क्या कह रहा होता हूँ कि भाईजान ये जो मैटर मैंने बताए हुए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब एक इन्होंने लिखा हुआ इन्वेंट्री आर मिसस्टेटेड, हो सकता है कि लिखा होता है कि रेवेन्यू इज अंडरस्टेटेड, ये भी एक आपकी मिसस्टेटमेंट निकल सकती थी, ठीक है। कोई डिस्क्लोजर मिसिंग होता है, वो भी हो सकती है। 3-4 भी क्वालिफिकेशन लग सकती हैं पेपर के अंदर, कोई इसमें मसला नहीं, घबराना नहीं है, सारों का डाल देना है आपने। पैराग्राफ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, सही है। जो ऊपर ओपिनियन पैराग्राफ है उसके अंदर सिंपल यही आना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। हमारा ओपिनियन ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, और ये बात समझ तो ज़रा पढ़ें इसको। वो क्या कहने लगे, वो कहता है कि इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर described in the basis of qualified opinion section of our report the company financial statement present fairly और आगे देखो सारा कुछ ही वो है। अनमोडिफाइड पे जाएं जरा, उसने क्या लिखा, इन आर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली वगैरह, इसमें देखिए इन आर ओपिनियन, बीच में आई एक लाइन, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, ये वाली लाइन नहीं आई, दोबारा पढ़े, इन आर ओपिनियन, ये लाइन नहीं, आगे वही वाला दी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारा कुछ। क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर हम ये नहीं कहते कि सारा कुछ ही ख़राब है, हम कहते हैं भाईजान ये जो नीचे कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं ना, ये मामला ख़राब कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ओके है। अगर हमने कहना हो कि सारा कुछ ही ख़राब है, फिर हम कौन सा ओपिनियन देते हैं, एडवर्स ओपिनियन देते हैं। और अगर हम कहेंगे हमने ओपिनियन देना ही नहीं है, तो फिर हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाते हैं भाई। सही है, आइए बात समझ। अब आगे आ जाएंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। असल गेम तो ये है, ये ड्राफ्टिंग है जो लिखनी है। ऊपर वाला तो सिंपल याद किया जा सकता है ना कि हमेशा बीच में एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर ये लिख के वो बाकी वही पैराग्राफ है, वो तो इजीली याद हो सकता है। जो ड्राफ्टिंग करनी है ना, जो खुद से लिखना है, जो अब सिनेरियो आएगा तो खुद से बनानी है चीज़ें, वो कैसे बनानी है और कब बनेंगी, जब प्रैक्टिस होगी, जब प्रैक्टिस होगी, जब प्रैक्टिस होगी। लिख लिख कर किया होगा, डिफरेंट सिनेरियोज़ को आपने लिख कर किया होगा तो होगा ये काम, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्या है जी वो, जैसे उसने कहा जी कि अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में हमने यहाँ पर दोबारा ओपिनियन नहीं हम यहाँ पे बताने लगे, हमने सिंपल ये बताना है कि भाईजान सीन क्या हुआ है, किस वजह से क्वालिफिकेशन लगी है। अब एक ही सीन है तो एक लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेवेन्यू को वाली भी होती है, तो पहले ये जो लिखा ना कंपनीज इन्वेंट्रीज आर कैरिड, इससे ऊपर आप एक हेडिंग दे रहे हैं इन्वेंट्रीज आर मिसस्टेटेड, सही है, पहला आ गया हेडिंग, नीचे आपने बता दिया सिनेरियो सारा। दूसरा लिख दें रेवेन्यू इज अंडरस्टेटेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिस्क्लोजर वर इनकम्प्लीट, जो भी डिस्क्लोजर था आप हेडिंग दे के उनको ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्वालिफिकेशन, अगर सिनेरियो में हुआ तो, अगर पेपर में हुआ तो। घबरा नहीं जाना ये कि हो गया एक तो बाद क्यों लिखना है, उसी तरह लिखना है। ऊपर ओपिनियन में कोई फर्क नहीं आएगा, ओपिनियन इसी तरह लिखना है, क्योंकि उसने लिख दिया एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब, वो मैटर लिखा और मैटर्स लिख दो बस, ठीक है। आगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखने का तरीकाकार देखना है। कहता है द कंपनीज इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट इतना, मतलब एट ₹10 मिलियन, उस पहले तो बता रहे ना कि इतने पे पड़ी हुई हैं, ओके जी। मैनेजमेंट हैज़ नॉट स्टेटेड द इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV बट हैज स्टेटेड देम सोली एट कॉस्ट विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिपार्चर फ्रॉम IFRS। देखो समझाने का तरीका कर कितना खूबसूरत है, ऐसे समझाना है आपने एग्जामिनर को कि भाईजान ये क्यों मिस स्टेटमेंट है। उसने कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें ज़रा जाके, कंपनी की इन्वेंट्री ना फॉर एग्जाम्पल 50 मिलियन की आ रही है, ठीक है, कंपनी ने अपनी जो इन्वेंट्री है वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे नहीं की, बल्कि उसने सोली कॉस्ट पे लिख दी है, मतलब उसने कंपैरिजन करके देखा ही नहीं है, उसने सिंपल क्या किया है, कॉस्ट पे लिख दिया, विच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम IFRS। डिपार्चर से मुराद है कि नॉन कंप्लायंस है IFRS की। IAS 2 तो यही कहता है ना कि भाईजान आपने क्या करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV दोनों में से जो कम है ना वो चीज़ लिखनी है, और आइटम बाई आइटम आपने NRV देखनी होती है, सही है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, जो भी है वो आपने सिनेरियो लेकर आना होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं द कंपनीज रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट। अब देखो असल में तो मिस स्टेटमेंट तो बतानी पड़ेगी ना, आपको इल्हाम थोड़ी हो गया कि NRV पे नहीं लिखी, मतलब NRV कम थी, देखी है NRV तो पता लगा है ना, गल कर रहे हो फॉलो। आपने देखा जी 50 मिलियन की चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉस्ट पे लिखी हुई हैं, अगर NRV पे लिखी होती तो इतने की होती, तो NRV देखी है ना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस लिया है तो कह रहे हो ना। अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस मिला ही नहीं है तो मिस स्टेटमेंट नहीं है भाईजान, वो तो फिर स्कोप लिमिटेशन है। ये मिस स्टेटमेंट आपको मिल चुकी है, ये याद करें, कई बार मैंने आपको बताया कि अगर मिस स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट नहीं है, दोनों के ऊपर द ऑडिटर मस्ट हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट
अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ये लाजमी है कि उसको मिला हो। अगर उसको एविडेंस नहीं मिला तो फिर तो भाई वो आ जाएगा इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस, वो स्कोप लिमिटेशन होती है। तो इसका मतलब उसको एविडेंस तो मिला है कि अब वो देखो बताने लगा, द कंपनीज records इंडिकेट दैट had management stated the inventories at the lower of cost and NRV value an amount of rupees कोई भी 10 million would have been required to write the inventories down to their net realizable value। कहता है कि कंपनी का रिकॉर्ड हमने देखा है, हमें ये एविडेंस मिला है, हमें ये बात पता चली है कि अगर कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV ये वाले फॉर्मूले के तहत, इस पॉलिसी के तहत रिकॉर्ड किया होता तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ता। राइट डाउन का पता है ना, उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती बाय इतने रुपीस, जो कि उन्होंने नहीं की। मिसाल बात आ रही है समझ या नहीं, लिखने का तरीका ज़रा देखें। उसने कहा कि भाईजान कंपनी ने जो है ना वो लिखी है कॉस्ट के ऊपर 50 मिलियन की, जबकि हमने देखी यार इसकी इन्वेंट्री की जो NRV है ना लेट से वो है 40 मिलियन की। तो इसका मतलब है कंपनी ने भाई ओवरस्टेट करके लिखी हुई है अपनी इन्वेंट्री, कंपनी ने मिसस्टेट की हुई है, गलत स्टेट की हुई है। हम कंपनी को ये समझा रहे थे कि भाईजान इसको राइट डाउन करो, इसको कम करो। मतलब राइट डाउन से मुराद है प्रोविजन बेसिकली रिकॉर्ड आप कर लेते हैं कि 10 मिलियन से आपकी इन्वेंट्री क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो वो 40 पे आनी चाहिए थी, कंपनी ने हमारी नहीं मानी। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है दैट इज मिसस्टेटेड। तो आपने उनको सिंपल फिर क्या बता दिया कि हैड बीन रिक्वायर्ड राइट डाउन द इन्वेंट्रीज डाउन टू देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय इतने ही। जाहिर है जब आपकी इन्वेंट्री कम हो गई है तो इसका इम्पैक्ट हमने कहा था ना, जहाँ जहाँ पे जाएगा वो बताना है। अब ये इन्वेंट्री आपकी एक तो स्टॉक बैलेंस शीट में पड़ी होती है करंट एसेट में, दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो भाई कॉस्ट, जब आपकी इन्वेंट्री कम हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब, इंक्रीज हो जाएगी। पहले ज़्यादा चीज़ें लेस हो रही थी कॉस्ट ऑफ सेल में से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ओपनिंग है, ये परचेजेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। पहले ये सीन चल रहा था, परचेजेज आपकी आ गई, लेट से कोई भी अमाउंट लिख लो, ये क्लोजिंग स्टॉक पहले आपने लिखा हुआ 50 का, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ रही थी, ये 180 की। अब सीन क्या हो गया, ओपनिंग तो इतना ही है, परचेजेज भी इतनी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आप कह रहे हैं 40 का रखो भाई। तो इसका मतलब है कि आपकी ये कितने की यानी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जानी है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो जानी है। ये इफेक्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट आपका क्या होता है भाई, प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज होता है इतनी ही अमाउंट से, वो लिखो वहाँ पर, ठीक है। टैक्स की अमाउंट भी आप लिख सकते हो, अगर टैक्स का रेट बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल टैक्स बताया हुआ है उन्होंने कि 29% टैक्स लगता है, तो आपको पता है कि आपका जो 10 मिलियन से प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है। 10 मिलियन से प्रॉफिट कम हुआ है तो वो 10 मिलियन का 29% टैक्स भी तो कम हुआ है ना, वो भी तो फिर गलत लिखा हुआ है। तो सारा कुछ ही आपका फिर आगे गलत जो चीज़ें चल रही हैं वो आपने बता देनी है, ठीक है। अब देखें ज़रा उसने क्या लिखा है, कहता है कॉस्ट ऑफ सेल वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय यही सेम अमाउंट 10 मिलियन एंड इनकम टैक्स, नेट इनकम एंड शेयर होल्डर्स एक्विटी वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय इतने इतने इतने, ठीक है। शेयर होल्डर एक्विटी से मुराद है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग में भी गए होंगे ना सारे पैसे। तो आपने कोशिश करनी है कि 3-4 चीज़ों पर इसका इफेक्ट लाजमी बताएं हर मिसस्टेटमेंट का, ठीक है। वो आ जाएंगी आपके माइंड में, आप जब देखेंगे यार कहाँ कहाँ पे ये कैलकुलेशन जारी होती है तो आप वो सारे इफेक्ट्स बता देंगे। आगे बात समझ, ये भाई इस तरह से आपने क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना है, उसका बेसिस, उसकी बेसिस इस तरह से बतानी है। ये रट्टा नहीं लग सकता। ये कितने के सिनेरियोज़ को, 50 सिनेरियोज़ को रट्टा लगा रहे हैं, वो कोई 52वां पूछ लेगा, 55वां पूछ लेगा, तब क्या करोगे। मतलब कोई भी चीज़ मिस्टेक हो सकती है ना, तो आप क्या क्या करोगे। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझें, इसकी अप्रोच समझें, इसको लिख कर प्रैक्टिस करें भाई, लिख कर करें प्रैक्टिस। ये याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये लिख कर करने वाली चीज़ें आ जाएंगी समझ, कोई इतना मसला नहीं है। देखो उसने कितनी आसान भाषा में समझाया है, उसने गाइड किया है अपने उसको यूज़र्स को। आपने भी अपने एग्जामिनर को उंगली पकड़ के पढ़ाना है कि भाईजान ये चीज़ है, आपने उसको बतानी है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला पैराग्राफ आ गया, दूसरा पैराग्राफ आ रहे हैं, ज़रा पीछे आए पहले अनमोडिफाइड वाले। मैं बेसिकली आपको फ़र्क इसके दिखा रहा हूँ।
देखो अनमोडिफाइड ओपिनियन के अंदर क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन लगी ही नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ आई ही नहीं है, तो उसने ये बताया नहीं है कि इन्वेंट्री गलत थी, रेवेन्यू गलत था, कुछ सब कुछ सही तो था, तो उसने सीधा सीधा स्टार्ट किया था ये अगले पैराग्राफ से। ये देखो, वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाज, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दोज आर फर्दर डिस्क्राइब इन ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला सही याद होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। ये पढ़ा आपने। अब इधर आ जाएं, इधर क्या कहता है, वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आर, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, सही है जी, और एथिक्स आपने डाल दिए सारे, एंड वी हैव फुलफिल्ड आर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डेंस विद द, ये सारा कुछ वही है भाई। अब लास्ट लाइन बस देखें इसकी, पीछे उसने क्या लिखा था, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आर ओपिनियन। सिंपल बात थी कि हमारे ओपिनियन की बेसिस है। इधर उसने क्या लिख दिया, बेसिस फॉर आर क्वालिफाइड ओपिनियन। सिंपल, उसने क्वालिफाइड वर्ड बीच में डाल दिया, उसको अंडरलाइन कर लें कि ये सिर्फ चेंज है, ये बाकी पैराग्राफ वही का वही है। आगे बात समझ। अच्छा, अब ये तो हो गया ना सिंपल मैटर। अब आगे हमने कहा कि लिस्टेड है तो उसके अंदर कैम भी है, तो भैया नीचे कैम का पैराग्राफ भी आ गया, की ऑडिट मैटर अंडर आइजा 701 भी आ गए। हमने वही बात, हमने क्या पढ़ा था की ऑडिट मैटर में, पहुंचे ज़रा उधर, कोई नई बातें नहीं आ रही यहाँ पर कि आप घबरा जाएं। आए ज़रा ये की ऑडिट मैटर में, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, उसने कहा है द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शैल स्टेट दैट। पहले आपने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज मतलब बताना है कि सर जी ये की होंगे ने, की ऑडिट मैटर अवाम को नहीं पता, नहीं पता लोगों को, आपको पता है, आप ऑडिटर हैं, आपने पढ़े हैं स्टैंडर्ड, लोगों ने नहीं पढ़े हुए स्टैंडर्ड्स। कोई बंदा इंजीनियर है, कोई बंदा डॉक्टर है, कोई बंदा वकील है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनको नहीं पता व्हाट इज़ द की ऑडिट मैटर। यू हैव टू टेल देम। आप पहले उनको बताओगे किस तरह, आ जाए ज़रा। यही जो उसने कहा हुआ था। अब उसको लिखने का तरीका कहता है, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। पेपर में आ सकता है मैटर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हो सकता है कि पिछले पीरियड की कोई बात हो, कहे यार वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके ऊपर इस बार एफर्ट करनी पड़ गई। आपने कहना कि भैया वो की ऑडिट मैटर तो नहीं है, बाकी देखा जाएगा। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल पिछले साल के जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर क्वालिफिकेशन लगी हो, मतलब कि वो स्टॉक टेक हुआ ही ना हो। अब जाहिर है इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर ओपनिंग भी तो आ रहा होगा ना, जब ओपनिंग ही नहीं पता तो इस बार की वैल्यू कैसे सही हो सकती है, उस पर क्वालिफिकेशन लग जाती है। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आइजा 710, लेकिन हो सकता है उसमें मतलब कि ये क्वालिफिकेशन लग जाती है, बट वो की ऑडिट मैटर नहीं है। की ऑडिट मैटर नहीं, की ऑडिट मैटर करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बस होना चाहिए। अच्छा ये आ गया। फिर आगे अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना भाई, ये चेंज नहीं हो सकता। ये लिखो किस तरह लिखना, दीज मैटर्स वर एड्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड फॉर्मिंग आवर ओपिनियन देयर ऑन एंड वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर। ये बात होगी, यहाँ पे स्लैश लगा दो। ये ज़रा पीछे आओ अनमोडिफाइड वाली पे, आ जाओ ज़रा, ये अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट पे आओ। इसमें भी कैम डाला हुआ है उसने, ये एंड इन्फॉर्मिंग दोज मैटर्स तक, वहाँ तक किया ना, ये सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा। अब अगली बात ये इन्होंने वैसे आगे ही चला दिया, इसको आप नेक्स्ट पैराग्राफ में भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट से मुराद अगला हेडिंग वाला नहीं, मतलब इसी सेक्शन के अंदर नीचे पैराग्राफ अगला स्टार्ट कर दो, ठीक है। इन एडिशन टू दोज मैटर्स, देखो याद करें, ये हमने की ऑडिट मैटर पे बड़ा जोर लगाया था कि की ऑडिट मैटर का दूसरे मैटर्स के साथ, दूसरी मॉडिफिकेशन के साथ क्या ताल्लुक है। हमने कहा था कि क्वालिफाइड ओपिनियन इटसेल्फ इज अ की ऑडिट मैटर, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इटसेल्फ इज अ की ऑडिट मैटर। अब अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऊपर क्वालिफिकेशन भी लग गई हो और कैम भी आपने डालना हो, तो आप क्या कहोगे, और कैम हो आपके पास कोई ना कोई, तो आप क्या लिखते हो, in addition to those matters described in the basis for qualified opinion paragraph following are the key audit matters। ये आप लिखते हो। in addition to those का मतलब क्या होता है, उनके अलावा, वो तो हैं ही, in addition to those उनके साथ साथ ये भी हैं, क्योंकि सही है ना, इसके ऊपर वैसे काफ़ी बात हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा। और अगर कोई आप इतने के नल्ले हो कि आपको कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं है लिस्टेड कंपनी के अंदर, जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, फिर और क्वालिफिकेशन भी लगी हुई है या मटेरियल अनसर्टेनिटी भी लगी हुई है, मेरे ख्याल में सारे सिनेरियोज आपको पता होंगे, मैंने लिख के आपको बताए थे, उनको भी जाके दोबारा भी देख लेना चाहिए।
तो अगर नहीं मिला फिर आप क्या लिखते हो, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन द करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट। फिर आप बताते हो कि भाईजान उसके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कोई हो तो फिर इन एडिशन टू दोज, उसके साथ साथ ये भी हैं। आगे समझ चलें जी। तो इसने क्या लिखा, इन एडिशन टू दोज मैटर डिस्क्राइब, मतलब ये नई बात उसने की है, अनमोडिफाइड वाले में ये नहीं थी क्योंकि उसमें ऊपर था ही नहीं ना, तो व्हाट इन एडिशन टू, जब था ही कुछ नहीं, ना एक्सेप्ट फॉर लग सकता था क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, in addition to the matters described in the basis for qualified opinion section, we have determined the matter described below to be the key audit matters to be communicated in our audit report। भाई फिर आप वही टेबल बना के लिख देते हो, मतलब एक साइड पे आप लिखते हो की ऑडिट मैटर है। क्यों आपको लगा कि की ऑडिट मैटर है, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें आपने देखनी है। आपकी सिग्निफिकेंट उसके अंदर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, या फिर सिग्निफिकेंट आपकी इवेंट या ट्रांजेक्शन हुई हो। ठीक है, 3 चीज़ें ही हो सकती हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपने रीजन में बता देनी है। आगे आपने उसको एड्रेस कैसे किया, आपने उसके ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया और उससे आपको क्या निकला, ये आपने बताना होता है। ठीक है भाईजान, ये आ गया की ऑडिट मैटर। आगे आ गया दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉर दी, ये सिंपल वही ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, रिपोर्ट ऑन अदर आ गया। तो ये सारा सिनेरियो बेसिकली उन्होंने कहा, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी जो अनमोडिफाइड वाली हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कुछ जो चेंज होनी है इस केस में। गल आइए समझिए नहीं। दूसरी पे आ जाएं, इलस्ट्रेशन। दूसरी इलस्ट्रेशन क्या है, एडवर्स ओपिनियन है ड्यू टू अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड वाली डाल दी है उसने। ठीक है, कंसोलिडेशन पढ़ी होगी ना, IFRS 10, IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो कहता है एडवर्स ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन अब आपको ऑलरेडी पता है कि कब आता है, व्हेन देयर इज अ परवेजिव मटीरियल एंड परवेजिव मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब आता है। और ज़रा पहले इसका सिनेरियो पढ़ते हैं। क्या कंसोलिडेटेड आ गया तो घबराना नहीं है, सिंपल वर्ड सार कंसोलिडेटेड लगाना है, घबराना नहीं। ठीक है, सिनेरियो ज़रा पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि ना उसने स्टैंडर्ड से उठाई हुई हैं, तो स्टैंडर्ड ने कैफ के मुताबिक थोड़ी बनना था, वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, वो तो फुल फ्लेज है। तो इसमें जैसे कंसोलिडेशन है, आइज़ा 600 लगता है इसके ऊपर, आइज़ा 600, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फाइनल लेवल पर है। ठीक है, अब आई कैप ने ऑब्वियसली वहाँ से उठाकर सीधी सीधी डाल दी है, तो स्टैंडर्ड्स ने कैफ के मुताबिक तो नहीं ना अपने स्टैंडर्ड को बनाया हुआ, उसकी इलस्ट्रेशंस को तो नहीं ना बनाया हुआ, तो इसलिए घबराने की नीड नहीं है। हमारे रेलेवेंट जो बात है हमने वो करना। कंसोलिडेशन का इतना कि इफेक्ट है आपके लेवल पे कि सिर्फ आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर चीज़ से पहले कंसोलिडेटेड लिख देना है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लोस, कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी, सही है, ये लिख देना। आ जाए भाई जरा सर्कमस्टांसेस कहता है इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। पहले नंबर पे ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। द ऑडिट इज अ ग्रुप ऑडिट, ऑब्वियसली ग्रुप ऑडिट ही होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आइजा 600 लगता है, ठीक है। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS बनी है, ठीक है भाई, क्या करें। आगे वही बात आ गई थी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आगे कंसोलिडेटेड और मटीरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी। कहता कि क्यों मटीरियली, देखो ये आपको देखकर ही पता लग गया होगा, इसका इफेक्ट परवेजिव होना चाहिए। ठीक है, उसे कहा ड्यू टू द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी। आगे उसने वैसे बता भी दिया है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज डीम्ड टू बी परवेजिव टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन डिटरमिन्ड बिकॉज इट वाज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो। ठीक है, वो कहता है कि इसका हम डिटरमिन ही नहीं कर सके क्योंकि सब्सिडरी को डाला ही नहीं गया बीच में। देखो आपने IFRS 10 जाहिर है थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन का पता ही है ना, आपने FR 2 में पढ़ी है। कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होती है, एक पेरेंट कंपनी है जो अल्टीमेट पेरेंट है, उसके नीचे जितनी भी सब्सिडरीज हैं उसने सबको मिला के एक इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका बेहतर वर्ड है, वो हमने बनानी होती है। इसका मतलब जितनी भी आपकी सब्सिडरीज हैं जिनके अंदर आपकी 50% प्लस इन्वेस्टमेंट है, वो आपने सारी के सारी उसमें शो करनी होती हैं, उनका सबका इफेक्ट लेकर आना होता है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सब्सिडरी को आप लेकर ही नहीं आए तो भाई इतना बड़ा इफेक्ट है ऑब्वियसली। वैसे ही
अगर वो ना भी बताता और हमें सेंस उतनी होनी चाहिए कि ये परवेजिव इफेक्ट इसका हो सकता है। खैर उसने बता दिया कि भाई उसका परवेजिव इफेक्ट है, तो ये वाला मतलब कि मसला चल रहा है एडवर्स ओपिनियन का। तो एडवर्स ओपिनियन हमें पता है कि बेड़ा करके सारा कुछ ही वो हम लिखेंगे। नीचे वाले रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कहता हो गई हैं, फिर वो कहता है मटीरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, चलो ये तो जान छुट्टी नहीं है। फिर आगे आईएस 701 अप्लाइज, कहता है कि 701 तो अप्लाई होता है क्योंकि लिस्टेड है ना, तो अप्लाई तो होना है। हाउ एवर द ऑडिटर हैज़ डिटर्मिन दैट दे आर नो की ऑडिट मैटर्स अदर दैन द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। सेफ खेल गया। याद करें लिंकेज एडवर्स ओपिनियन की और कैम की, हमने वहाँ पे बात की थी कि ऐसा पॉसिबल है कि एडवर्स ओपिनियन भी हो और कैम भी कोई आ जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब आप एडवर्स ओपिनियन में ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे, ज़रा इधर आके पढ़ना, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन द बेसिस फॉर ओपिनियन द अकम्पनिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। देखो क्वालिफाइड के अंदर उसने कहा एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स except for the effects of the matter described on the basis for qualified opinion section the accompanying financial statements present true and fair view। उसमें वो कह रहा है यार इनके अलावा सब बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है भाईजान, ये 2-3 मामला ख़राब हैं। इधर वो क्या कह रहा है, कहता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट, इतने बड़े अहम मामला हैं ये वाले जो मैं नीचे बता रहा हूँ बेसिस फॉर एडवर्स में, कि इनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, हैं ही फारिग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आप बात करें हैं ही फारिग और फिर आप नीचे की ऑडिट मैटर भी डालो पॉजिटिव वर्डिंग के साथ, तो वो समझ नहीं आती, यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। डाल सकते हो आप, स्टैंड कहता डालो, बट वो कहता बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल ड्राफ्टिंग दी की ऑडिट मैटर। अच्छा अब आपने पेपर में ये नहीं कर देना कि आप वहाँ पर कह के आ रहे हो कि मैंने नहीं डालना। अगर पेपर में आगे आगे एडवर्स ओपिनियन भी है, कैम भी है, तो आपने भाईजान वहाँ पर बनाना है कैम, खुद से ड्राफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन वो लिखते हुए अपनी अकल थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कोई ऐसी वर्डिंग ना डालो, हाँ जी हमें इसके ऊपर एविडेंस मिला और बेहतरीन था, ये तो मतलब बिल्कुल सही था, कोई इसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं हमें नज़र आई, कोई मसला नज़र नहीं है, इस तरह से फिर नहीं बनाना आपने। उसकी वर्डिंग आपने इस तरह लिखनी है कि भाईजान ये की ऑडिट मैटर था, हमने इस मैटर को देखा, हमने इसको मतलब है कि एड्रेस किया है, ठीक है। तो आगे आप बेशक उसके लिए कोई बहुत पॉजिटिव वर्डिंग वहाँ पे ना डालें, ये भी बेशक ना लिखें कि किस कंक्लूजन पे पहुँचे, वो लिखते हुए आपने कोई गलती कर देनी है, ठीक है। केयरफुल रहना है, तो वो बंदा केयरफुल रहा, उसने कहा नहीं फारिग कराओ, मैं डालते ही नहीं हूँ, ओके चलें। क्योंकि देखो कैम तो मिल ही गया ना, एक तो एडवर्स ओपिनियन वाला भी है तो सही ना कैम, एडिशनल वो कहता मुझे कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट आ गया वही आ गई चीज़ें जी, डॉक्टर है, ठीक है। आ रहे हैं ज़रा आप इसके मेन चीज़ों के ऊपर। ओपिनियन वाला सेक्शन भाई पहला सेक्शन उसी तरह ही आना है, बीच में सिर्फ कंसोलिडेटेड वर्ड उसने डाल दिया है, ये अज्यूम करें कंसोलिडेटेड नहीं है तो सिंपल आपका वही आया ना, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक है। अगला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड में हमने क्या पढ़ा था, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, आगे वही बात थी सारी, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्ला फ्ला फ्ला। इधर क्या है, कहते हैं इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फ्ला फ्ला, सारा कुछ आगे सही है। यहाँ पे डू नॉट भाई नहीं कर रही, खराब है मामला, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, परवेजिव इफेक्ट है उसका। अब ये तो हो गया जी ओपिनियन, अब बेसिस भी तो बताने की, ओपिनियन में हम क्या बोल रहे हैं कि यार सिग्निफिकेंस आप नीचे पढ़ लें, बेसिस फॉर ओपिनियन वाले में पढ़ते हैं भाई क्या है। अब वो बताने लगा भाई, खुल के ज़रा बात करेगा। कहता है जी एज एक्सप्लेन्ड इन नोट 10, ऐसे ज्यूम कर लिया कुछ, द ग्रुप हैज़ नॉट कंसोलिडेटेड सब्सिडरी XYZ कंपनी दैट द ग्रुप एक्वायर्ड during the year because it has not been able to determine the fair values of certain of the subsidiaries material assets and liability at the acquisition date। आपको पता होगा, ये शायद थोड़ा बता देता हूँ, मतलब ऐसे ही ना कंफ्यूज है ना क्या लिखा हुआ है, पता है आप लोगों को। कंसोलिडेशन जब आप निकालते हो तो आपने क्या करना होता है, आप बेसिकली देखते हो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेट से आपकी थी 100 मिलियन, फिर आप इसमें से निकालते हो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट, जब ये ख़रीदी गई थी उस डेट पर
नेट एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी, कॉस्ट नहीं फेयर वैल्यू, क्योंकि जब आप जाहिर है किसी को खरीदने जाते हो बंदा कॉस्ट पे थोड़ी बिकता है आपको, मतलब मार्केट का रेट लो ना भाई, ठीक है। तो आप नेट एसेट की फेयर वैल्यू निकालते हो, लेट से वो थे 70 मिलियन, तो 70 मिलियन के एसेट्स को आप 100 मिलियन में क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि 30 मिलियन आप उसको किस चीज़ के दे रहे हो, गुडविल के दे रहे हो भाई। बाकी खैर ये लंबी चौड़ी कहानी है, वो आपने तो देखी होगी, इधर इतनी रेलेवेंट नहीं है। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सर एंटिटी जो है उसने एक्स वाई जी कोई और सब्सिडी उसको कंसोलिडेट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इट हैज़ नॉट येट बीन एबल टू डिटरमिन द फेयर, अभी तक वो फेयर वैल्यू ही नहीं डिटरमिन कर सकी। IFRS 13 फेयर वैल्यू का स्टैंड है, वो कहता है जी कि आप अभी तक फेयर वैल्यू ही मैयर नहीं कर सके, आपको पता ही नहीं है कि चीज़ों की फेयर वैल्यू क्या है, जिसकी वजह से आपने फिर इसको कंसोलिडेशन में लिया ही नहीं है। क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इसको शायद आप कुछ और बोलते हो, कोई और वर्ड भी हो सकता है, लेकिन इस मतलब तो पता चल रहा है जो आप पैसा लगा रहे हो उसके अंदर। अच्छा, फिर आपका आ गया कि नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या, वो कहता है फेयर वैल्यू ही नहीं जब निकली आपके पास, तो आपने फिर आगे क्या करना, ना गुडविल है आपके पास, ठीक है। तो फिर आपने कहा कि यार मैं तो नहीं इसको कर रहा, क्लाइंट ने ये बोल दिया है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट इज देयर फॉर अकाउंटेड फॉर ऑन अ कॉस्ट बेसिस, इसलिए वो कहता है कि कॉस्ट बेसिस पर आप इसको कर रहे हो, जो कि गलत है, आपके वो बताएगा। अंडर IFRS द कंपनी शुड हैव, अगर आपको IFRS भी याद है तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छी बात है, IFRS 10 होता है इसका। अंडर द IFRS 10 द कंपनी शुड हैव कंसोलिडेटेड दिस सब्सिडियरी एंड अकाउंटेड फॉर द एक्विजिशन बेस्ड ऑन प्रोविजनल अमाउंट्स। स्टैंडर्ड भाई ये कहता है कि अगर आपको फेयर वैल्यू अभी नहीं पता तो आप खुद से एक प्रोविजनल अमाउंट, मतलब है कि आर्जी अमाउंट्स खुद से अज्यूम करके अमाउंट्स लिख लें, हाँ जब फेयर वैल्यू निकलेगी तब देखी जाएगी उस वक्त फिर, ठीक है। तो वो कहता है कि उस बेस पे हो जाना चाहिए था। हैड एक्स वाई, अब आगे बताओ उसको इफेक्ट बताओ उसके क्वांटिटेटिव, जैसे ऊपर हमने बताया था कि अगर उन्होंने NRV लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रिकॉर्ड किया होता तो 10 मिलियन का फर्क निकलना था, जिसका फलां जगह पे इफेक्ट है। अब आप बताओ कि भाई अगर इन्होंने प्रोविजनल अमाउंट के ऊपर ये लिया होता, ठीक है, कंपनी बिन कंसोलिडेटेड मैनी एलिमेंट्स इन दी कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल वुड हैव बीन मटीरियली अफेक्टेड, तो उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता। जाहिर है देखें जब कंसोलिडेशन में आपने चीज़ें लेकर आनी थी, फॉर एग्जांपल आपका एक तो नेट एसेट्स ये इंक्रीज हो जाने थे, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट था, इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह के ऊपर इफेक्ट आना था, गुडविल है इसके ऊपर आना था, इसकी इंपेयरमेंट वगैरह हो सकती थी उसके ऊपर आना था, आपने पढ़ा होगा NCI होते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर आना था, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट्स आने थे। और आपको आइडिया है कि फिर इसके तमाम एसेट्स जो हैं वो पेरेंट के एसेट्स में ऐड होते जाने थे, तकरीबन हर अमाउंट चेंज हो जानी थी, ठीक है। तो इसका इतना बड़ा इफेक्ट है, किसी एक लाइन आइटम तक इफेक्ट नहीं है, पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आपकी इफेक्ट है, इसलिए आपने इसको प्रोवेसिव कहा। लेकिन क्योंकि हुआ ही नहीं है तो आप इफेक्ट उसका डिटरमिन नहीं कर पा रहे। ये आपको पता लग गया कि मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, सही है। आपको एविडेंस मिल चुका है, आप उस बेस पर कह रहे हो कि भाई है तो मिस स्टेटमेंट, बट मुझे उसके इफेक्ट्स का नहीं पता ऐसा चल रहा। तो आपने कहा इफेक्ट्स ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द फेलियर टू कंसोलिडेट हैव नॉट बीन डिटरमिन्ड, ठीक है। अब ये इस सिनेरियो को लिखने का तरीका था, मेरा नहीं ख्याल कि कंसोलिडेटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको पूछेगा, बट ये अगेन प्रैक्टिस के लिए हमें कोई एरिया छोड़ना तो नहीं चाहिए, और ना ही वैसे हम हर सिनेरियो को डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली पास पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें जो जो हैं क्वालिफिकेशंस के पैराग्राफ आपने उसके हिसाब से तैयारी कर लेनी है। आगे सारा सीन वही है, वही सारा जो वी कंडक्टेड और ऑडिट इन फला 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 एंड पे जाके बस उसने एक नई बात किया इधर कर दिया, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर एडवर्स ओपिनियन, मतलब यहाँ पे ये लिखा, पिछले में उसने लिखा था बेसिस फॉर आवर क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अब की ऑडिट मैटर आ गया यहाँ पे, इसमें वो क्या लिखता है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। वो कहता है कोई और मैटर है ही नहीं रिपोर्ट करने को, उसने सिंपल ये बात कर दी, ठीक है। नीचे तो चीज़ें वही हैं। इलस्ट्रेशन 3 पे आ रहे हैं भाई, ये क्या कहती है पहले पीछे देख लें। ये है दी क्वालिफाइड ओपिनियन है ड्यू टू ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अ फॉरेन एसोसिएट। फॉरेन एसोसिएट कोई भाई इंटरनेशनल एसोसिएट है, एसोसिएट आपको पता है जिसमें आपकी 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, वो एसोसिएट आपका कहलाता है। IAS 28 लगता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एसोसिएट मिसाल तौर पे अफगानिस्तान के अंदर भाई कोई कंपनी है, अब उसके ऊपर कोई
एविडेंस नहीं मिल रहा, वो कहते हैं उधर तो हालात बुरे हैं, फलां फलां, एविडेंस ही नहीं मिल रहा, तो भाई मिल तो नहीं ना रहा, मसला तो ये है। ठीक है, अब देखा जाएगा सर्कमस्टांसिस किस तरह के हो सकता है कि वो इनएबिलिटी जो है कहीं मैनेजमेंट ने ना इम्पोज की हो, मैनेजमेंट ने ना दे रही हो, तो फिर और मसला है। और हो सकता है वो बाकी 2 मैटर्स में से हो, एंटिटी के कंट्रोल से बाहर हो चीज़, या ऑडिटर के नेचर या टाइमिंग ऑफ वर्क के हिसाब से डिफरेंट हो। आपको पता है ना कि स्कोप लिमिटेशन 3 वजह से लगती है, तीनों माइंड में आनी चाहिए। पहली जो 2 रीज़न है एंटी के कंट्रोल में नहीं है उस वजह से लग गई है, या फिर ऑडिटर की काम या जो है नेचर है काम की, उसके टाइमिंग है उसकी वजह से लगी है। फिर तो सिंपल डिस्क्लेमर डलता है, अगर परवेजिव हो, अगर वो हो मटेरियल हो तो फिर क्वालिफिकेशन डलती है, ये इसमें क्वालिफिकेशन वाला सीन है। बट अगर मैनेजमेंट वाला सीन हो और परवेजिव हो तो भाई फिर डिस्क्लेमर तो डलता ही है, बट आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन भी होता है, सिवाय 2 चीज़ों के, या तो प्रैक्टिकेबल ना हो अब विड्रॉ करना, या लॉज एंड रेगुलेशन आपको विड्रॉ करने से रोक दे। फिर भी आप अदर मैटर पैराग्राफ डाल के उसमें मेंशन करते हो भाई मैं डिस्क्लेम करता हूँ, असल में मैंने छोड़ना था। आइए गल समय, ये सारी कहानियाँ आपके माइंड में आ जानी चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिनेरियो सिंपल, उसने क्या कहा कि ये क्वालिफाइड ओपिनियन है ड्यू टू ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग अ फॉरेन सोर्स। इसका मतलब है कि मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव नहीं है। आइए ज़रा सिनेरियो पढ़ते हैं। उसने कहा लिस्टेड एंटिटी का है, इसमें भी ग्रुप ऑडिट ही है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, सही है। द ऑडिटर, फोर्थ पॉइंट पढ़ें रेलेवेंट, the auditor was unable to obtain sufficient appropriate or evidence regarding an investment in a foreign associate. The possible effects, क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिला तो इफेक्ट्स नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? The possible effects of the inability to obtain sufficient appropriate or evidence are deemed to be material but not pervasive to the consolidated financial statement. इसका मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ठीक है। द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट आ गया, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, की और मैटर कहता है बीन कम्युनिकेटेड, क्वालिफिकेशन लगी है, की और मैटर भी आए हैं, तो क्या लिखेंगे? इन एडिशन टू दोज मैटर्स, इन एडिशन टू दोज मैटर्स जो ऊपर लिखे हैं उनके अलावा, उनके प्लस करके ये वाले भी हैं, ठीक है। और अगर की और मैटर होते ही ना, फिर क्या लिखना? एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर डिस्क्राइब इन द बेस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ देयर आर नो अदर की और मैटर्स, ये आपने लिखना था। बाकी तो चीज़ें वही हैं। आ रहे ज़रा भाई इसमें रेलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ ऐसे ही सारा आना होता है, ठीक है, ओपिनियन का। दूसरा अरे इन और ओपिनियन वही, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेस्ट फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। आगे वही कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है भाई, वो सारी कहानी लिख देनी, आगे कहानी चेंज नहीं कर, वर्डिंग भी नहीं चेंज करनी, वैसे लेकर चलनी है। अब बेसिस के अंदर आते हैं, बेसिस इसकी किस तरह से लिखनी है जब आपको एविडेंस ना मिला हो, ठीक है, और मटीरियल हो। देखते हैं भाई, कहते हैं द ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट इन XYZ कंपनी अ फॉरेन एसोसिएट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड अकाउंटेड फॉर बाय द इक्विटी मेथड। ये IAS 28, आई डोंट थिंक सो आपके है सिलेबस में, FA 2 वगैरह में पढ़ा हुआ है, ऊपर तो पढ़ेंगे आप फाइनल में। इसमें आपने होता है ना कि इक्विटी के ऊपर इक्विटी मेथड के थ्रू आपने उसको करना होता है, अकाउंट फॉर मेरे ख्याल में होगा आइडिया। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर क्यों देना है आइडिया, क्योंकि अभी ये मैंने आपको बताया ना कि जो अपेंडिक्स आपको दी हुई हैं ये ओवरऑल स्टैंड में से दी हुई हैं, तो उनको तो नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ा होगा इस टाइम पे या नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसा फिर हमें उसमें जाने की नीड नहीं है, बस समझने की हद तक देख लें। इस कैरिड एट, उसने कहा कि ये जो फॉरेन एसोसिएट के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है, इस कैरिड एट ₹10 मिलियन ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ दिसंबर एंड ABC शेयर, और हमारा शेयर, ABC हमारी कंपनी, हमारा शेयर इसकी नेट इनकम के अंदर कितना है? इतना है। इज़ इंक्लूडेड इन ABC's इनकम, जाहिर है उस इनकम का शेयर भी तो आएगा ना, वो हम लिख लेंगे अपने पास, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ये करके। कहते हैं वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ ABC's इन्वेस्टमेंट इन XY। हमें नहीं पता कि इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है उसमें, और हम इसके ऊपर नहीं ले सके कोई भी एविडेंस, बिकॉज वी वर डिनाइड एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर्स ऑफ XYZ कंपनी। हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से लगी है स्कोप लिमिटेशन, लेकिन परवेजिव नहीं है, बच के ये मैनेजमेंट, वरना हम डिस्क्लेम भी करते और विड्रॉ भी कर सकते थे, ठीक है। उसने कहा कॉन्सिक्वेंटली वी वर अनएबल टू डिटरमिन वेदर एनी एडजस्टमेंट, हमें पता ही नहीं है कि भाई ये इसमें कोई एडजस्टमेंट डलनी भी है नहीं, क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिला। ये आपने लिख दिया, बाकी नीचे वाला कहानी सारी वही है, एंड पे बस वो क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया, कैम आ गया जी, कैम की इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आपने सारी लिख दी। फिर इसके एंड पे देखें, वी हैव डिटरमिन द मैटर डिस्क्राइब बिलो टू बी की और मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड इन आर रिपोर्ट। आप इसमें ये भी वही इन एडिशन करके आपने वो लिख दिया यहाँ पे, सही है। बाकी चीज़ें इसमें सच कोई चेंज नहीं है।
आइए गल समझिए, कोई नहीं, ठीक है। चौथे पे आ रहे हैं जी, उसने कहा डिस्क्लेमर है ड्यू टू ऑल्टर्स इन, अच्छा डिस्क्लेमर का वर्ड है साथ ही माइंड में आ गया परवेजिव स्कोप लिमिटेशन है, 3 वजह से स्कोप लिमिटेशन लगती है। ये एक तो वही सिनेरियो सारा फ़ौरन याद क्विकली कर लेना है, 3 वजह से स्कोप लिमिटेशन लगती है। सोचने का तरीका बता रहा हूँ, या तो आपकी एंटिटी के कंट्रोल से बाहर थी स्कोप लिमिटेशन, एविडेंस सही है, या फिर वही ऑडिटर के टाइमिंग एंड नेचर ऑफ वर्क की वजह से, या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, सही है, इस वजह से अनएबल टू एक्सेस हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि डिस्क्लेमर है अबाउट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंगल एलिमेंट मतलब कि कोई बड़ा मसला आ गया भाई, देख लेते हैं किसी एक एलिमेंट की हद तक, लेकिन डिस्क्लेमर है क्योंकि परवेसिव इफेक्ट है, सही है। इलस्ट्रेशन 4 देखें क्या सिनेरियो है इसके अंदर। पढ़ें ज़रा, पहला तो वही आ गया, उसने कहा ये भी ग्रुप ऑडिट है, ओके, फिर आ गया ये सही है। फिर चौथा पॉइंट पढ़ें, द ऑडिटर वॉज unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about a single element of the consolidated financial statement. That is, the auditor was unable to obtain audit evidence about the financial information of a joint venture investment, joint venture IFRS 11। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहा है कि जॉइंट वेंचर की इन्वेस्टमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स ओवर 90% ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट। ओए होए, इसलिए परवेजिव है भाई, इसलिए परवेजिव हुआ ना। उसने कहा कि ये जो एंटिटी है ना, इसका हम ऑडिट कर रहे हैं एबीसी कंपनी, इसके नेट एसेट मतलब इसकी इक्विटी का 90% तो वो जॉइंट वेंचर ही है, और हमें उस जॉइंट वेंचर के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। क्या बात है। द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ दिस इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस आर डीम्ड टू बी बोथ मटीरियल एंड परवेसिव, रेलेवेंट एथिकल। सेकंड लास्ट देख लें, उसने कहा अ मोर लिमिटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब वो क्या, ये इसको वो कर लें, मार्क कर लें कि जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए, याद करें पीछे में हमने पढ़ा था कि आप फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन के अंदर भी थोड़ी वर्डिंग चेंज करते हो, उसको थोड़ा लिमिटेड सा करते हो, अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी कम कर लेते हो, क्योंकि जब ओपिनियन ही नहीं देना हमने। आ रहे हैं भाई ज़रा इधर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इसका लिखने का तरीकाकार कुछ और है, उधर वो क्या कहता है, वी कंडक्टेड आर ऑडिट, इधर तो हुआ ही नहीं है ऑडिट। आए ज़रा, ये देखो पीछे, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखते हैं ना आमतौर पे, चाहे अनमोडिफाइड ओपिनियन, चाहे क्वालिफाइड है, चाहे एडवर्स है, ओपिनियन तो है ना कोई। यहाँ पर ओपिनियन ही नहीं है, तो वो कहता है हम कैसे लिख दें कि भाई हम वी ऑडिटेड, कहता ऑडिट तो किए नहीं है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, वी वर इंगेज टू ऑडिट। ये वर्डिंग अब चेंज हो गई है, सही है, ये याद रखनी है, इसको नोट कर लें। वी वर इंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंप्राइज फलां 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 फलां, ये चीज़ें। उधर आपने क्या लिखा, वी हैव ऑडिटेड, इधर क्या लिखते हैं, वी वर इंगेज टू ऑडिट, हमें इंगेज किया गया था, करने नहीं दिया गया। दूसरा पैराग्राफ, उधर क्या था, इन आवर ओपिनियन, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे वो कहता है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है हमें भाई मिला ही नहीं है कोई एविडेंस, यहाँ पर ये बात करनी है। उधर वो क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल इन आवर ओपिनियन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फला 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 सारी क्या है, प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड में क्या कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, बाकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतरीन है। एडवर्स ओपिनियन में क्या कह रहा होता है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट नहीं, इन आवर ओपिनियन ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, हमारा ओपिनियन क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, यहाँ पे ये कह रहा होता है। इधर वो क्या कहते हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, कहते हैं हम देते ही नहीं है भाई, चलो भागो, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ का फर्क। अब लिखने का तरीका देखें, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उसने बताया कि ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट इट्स जॉइंट वेंचर एक्सपोजिंग कंपनी इज कैरिड एट फ्ला अमाउंट ऑन द ग्रुप्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच रिप्रेजेंट ओवर 90% ऑफ द ग्रुप्स नेट एसेट, वी वर नॉट अलाउड एक्सेस टू द मैनेजमेंट
and the auditors of the XYZ company, including XYZ company's auditors audit documentation. As a result, we were unable, अच्छा ये बेसिकली ना क्योंकि जॉइंट वेंचर है तो वो कहता है कि हमने उनके ऑडिटर के भी अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट भी देखनी है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी है ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो मिलनी चाहिए थी, कहते हैं हमें अलाउ नहीं किया गया. एज अ रिजल्ट वी वर अनएबल टू डिटर्मिन वेदर एनी एडजस्टमेंट वर नेसेसरी. ठीक है, तो ये उसने लिख दिया. आगे उसने कहा कि ये सारा इसकी कहानी है कि उसका कहाँ कहाँ पे इफेक्ट जाता है. जॉइंट वेंचर जब होता है ना तो उसके एसेट आपके भी शेयर होते हैं ना, एसेट सही है, जितना भी आपका शेयर है उसके अंदर इनकम शेयर है, लाइबिलिटी शेयर है. वो कहता है हमें पता ही नहीं है कि इसमें इस कंपनी के अंदर कितना कुछ आना है, तो हम किस तरह से कोई भी एविडेंस हमें जब मिला नहीं ओपिनियन कैसे दे सकते हैं. आपने देखें यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, पीछे आप जितने बेसिस वाले देखेंगे ना उसमें दूसरा पैराग्राफ भी डाल रहा होता है, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद फ्ला 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 फ्ला. इधर कुछ नहीं कर रहा, वो ऑडिट तो हुआ ही नहीं है. वो कहता है केड़ा ऑडिट. यहाँ पे उसने सिंपल अपनी बेसिस फॉर, ये नोट किया आपने बात, इधर पीछे ही साथ ही देखें, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देखें, पहला आ गया बेसिस का, दूसरा आ गया वी कंडक्टेड आवर ऑडिट. पीछे आ जाए, पिछला सिनेरियो कौन सा था, एडवर्स ओपिनियन का था. ठीक है, उसमें भी देखें, पहले उसने एडवर्स ओपिनियन सारा बताया, फिर आगे बताया वी कंडक्टेड आवर ऑडिट. अनमोडिफाइड पे जाए, उसमें भी वो बेसिस वाले तो होता ही नहीं है ऐसा कोई, मतलब उसमें कोई ज़ाहिर कोई मॉडिफिकेशन आई नहीं है, सिंपल होता है वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, और एंड पे लिखा था वी बिलीव कि हमें जो एविडेंस मिला उसकी बेस पर हमारा ये ओपिनियन है. भाई इधर ना कोई एविडेंस मिला ना ऑडिट हुआ, तो इसलिए आप वो दूसरा पैराग्राफ पूरे का पूरा नहीं डालोगे. आगे बात समझ. ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला देखो उसने चेंज यहाँ पे करवाया. कहते हैं कि आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द ग्रुप्स. ये सिर्फ इतना हिस्सा आएगा, बाकी वो लंबी चौड़ी कहानियाँ जो अनमोडिफाइड ओपिनियन में पढ़ी हैं, एडवर्स में भी आएंगी, क्वालिफाइड में भी आएंगी. वो कहता है इधर कुछ नहीं आएगा, इधर सिंपल ये हिस्सा आएगा. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइबिंग द बेसिस फॉर क्वालिफाइड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह. ये उसने डाल दिया, कहानी खत्म. कैम आता है, कैम नहीं आता. क्या की ऑडिट मैटर आ सकता है डिस्क्लेमर के साथ? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता. ये हमने इसका लॉजिक भी उस वक्त डिटेल में डिस्कस कर लिया था. जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डल जाए, आप भाई ऊपर उनके ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे, आप की ऑडिट मैटर कहाँ से कोई निकाल सकते हो, तो वो कहता है कि नहीं आपने डालना, फारिग रहो. ओके, पांचवा सिनेरियो क्या है भाई? पांचवा सिनेरियो उधर से सर्कमस्टांसेस से देखते हैं खुद. उसने कहा ऑडिट ऑफ अदर देन लिस्टेड एंटिटी है भाई. चलो लिस्टेड से जान छोड़ी, मतलब कैम का सेक्शन नहीं आएगा. ओके, चौथा देखें, ऑडिटर वाज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मल्टीपल एलिमेंट्स, डिफरेंट ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर नहीं मिला, परवेजिव लग रहा है. आगे वो कह रहे हैं द ऑडिटर वाज आल्सो अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट एंटिटीज इन्वेंटरीज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल. इनके ऊपर भी हमें नहीं मिला. ठीक है, the possible effects of this inability to obtain audit evidence are deemed to be both material and pervasive. अच्छा, अब एक बात ज़रा जाके देखें. हमने एक बात की थी कि भाईजान कि अगर डिस्क्लेमर डला हो लेकिन स्टिल आपकी नज़र में कोई ऐसा मैटर आ जाए जो आपको लगता है कि यार इसके ऊपर मॉडिफिकेशन डलनी थी, तो आप वो वाला मैटर भी डिस्क्राइब कर दोगे. यहाँ पे उसने देखो वो भी बता रही है बेसिकली, तो ऊपर उसने बता रही है ना कि भाई हमें सर्टन एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एविडेंस ही नहीं मिला, जो कि परवेसिव इफेक्ट है, जो कि आपके डिस्क्लेमर में जाती है चीज़. लेकिन उसने साथ ही कहा कि यार दो चीज़ों के ऊपर भी नहीं मिला था, इसके ऊपर वो मटीरियल होगा ना, मटीरियल क्वालिफिकेशन डलेगी. ठीक है, नीचे आ गया जी कि रिस्पॉन्सिबल मोर लिमिटेड डिस्क्रिप्शन, ये तो हमें पता है. आ नहीं ज़रा इसमें डिस्क्लेमर क्या आ गया, वही वी वर एंगेज टू ऑडिट, ये वो नीचे आ गया वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, वो आ गया. बेसिस फॉर डिस्क्लेमर उसने कहा वी वर नॉट, ये अब उसने खुद स्टोरी बनाई है. आप कहोगे सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, या ऑब्वियसली खुद से उसने अज्यूम की हैं चीज़ें, क्योंकि उसने कहा था कि इन्वेंट्री और अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और खुद से बना रहा था वी वर नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी अंटिल आफ्टर दिसंबर एंड दस डिड नॉट ऑब्जर्व द counting of physical inventories at beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves by alternate means concerning inventories quantities held at itna, which are stated in the statement of financial position at itna. In addition, the introduction of a new computerized accounts receivable system resulted in numerous errors and we were unable to confirm. As a result of these matters, we were unable to determine whether any adjustment वगैरह वगैरह चाहिए थे कि नहीं. ये उसने मतलब वो सारी बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में डाल दी हैं चीज़ें. दूसरी, ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वही बात आ गई। ठीक है भाई, कोई आइए गल पल्ले पई है नहीं। अब एक और इलस्ट्रेशन आ जाए ज़रा, ये आइज़ा 706 वाली भी देख लेते हैं। आइज़ा 706 की देखें ज़रा इलस्ट्रेशन क्या है। कहते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ की ऑडिट मैटर सेक्शन एंड एम्फसिस ऑफ मैटर सेक्शन एंड अदर मैटर पैराग्राफ। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। सर्कमस्टांसेस भाई, सबसे पहले उसने कहा कि जी जनरल पर्पज़ है, ठीक है, ठीक है। अनमोडिफाइड ओपिनियन है, सही है, ओके सर। फिर आगे रेलेवेंट एथिकल, सही है। फिर चौथा पॉइंट, बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई नहीं है ये, चलो जान छुट्टी आइजा 570 से। अगला आ गया बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये वाला कोई मैटर है न्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के दरमियान देयर वाज अ फायर इन द एंटिटीज प्रोडक्शन फैसिलिटी व्हिच वाज डिस्क्लोज्ड बाय द एंटिटी एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट in the auditor's judgment the matter is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statement। देखिए पहले तो सिनेरियो पढ़ें। उसने कहा कि भाई फाइनेंशियल ईयर एंड के से लेकर ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में किसी टाइम पे आग लगी प्रोडक्शन फैसिलिटी को, जिसके ऊपर मैटर प्रॉपरली डिस्क्लोज भी कर दिया मैनेजमेंट ने। जाहिर है उसकी प्रोविजन वगैरह भी जो रिकॉर्ड अगर होनी होती हुई तो कर ली हुई है, लेकिन ऑडिटर को लग रहा है कि यार ये एंटिटी के यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा फंडामेंटल है, बड़ा ज़रूरी है, तो मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। द मैटर डिड नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन। कहता है इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगी, इसलिए इसको कैम में लाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे उसने लिखा है कि ऑडिट मैटर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद आइजा 701, ये भी डालने पड़ेंगे। आगे वही आगे बात, ठीक है। आ जाए ज़रा, पहला ओपिनियन तो जाहिर है सादा ओपिनियन क्लीन आ गया, बेसिस फॉर ओपिनियन भी क्लीन आया। एमसीओ मैटर में आ रहे हैं सीधा। उसने कहा वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट इतना विच डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अ फायर इन द कंपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ऐसे लिखना होता है ना, तो लिख दिया। नीचे कैम आ गया, कैम में उसने पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिख दी सारी, फिर उसने नीचे कैम लिख दिया। इसमें इन एडिशन वगैरह नहीं करना, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि यार एमसीसी के अंदर जो मैंने लिखा है कैम नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैम हो। बात आई समझ? अगर ये कैम होता तो आप उसकी ऑडिट मैटर में लिखते। नीचे अदर मैटर में उसने लिख दिया कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस वक्त ऑडिट की हैं वगैरह, बस इस तरह, ठीक है जी। अगली पढ़े ज़रा, रिपोर्ट कंटेनिंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू अ डिपार्चर फ्रॉम द AFRF दैट इंक्लूड्स एन एम्फसिस ऑफ मैटर। सही है। डिपार्चर मतलब कि वही कोई आपकी मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम AFRF से मुराद यही होता है कि AFRF या IFRS वगैरह के मुताबिक आपने काम नहीं किया, वो तो मिस स्टेटमेंट होती है। दूसरा जो स्कोप लिमिटेशन वो सिंपल है, अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, वो सीन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट वाला सिनेरियो है ये। देखें ज़रा इसमें पहला चौथा पॉइंट, डिपार्चर फ्रॉम द AFRF रिजल्टेड इन अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ओके जी। फिर आ गया जी मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। फिर आ गया जी बिटवीन द डेट, फिर वही प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये फायर वाली बात ही आ गई, एमसीओ मैटर डलेगा। फिर उसने कहा ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हैज़ अदरवाइज नॉट डिसाइडेड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। उसने कहा रिक्वायर्ड भी नहीं था, हमने की ऑडिट मैटर डालने भी नहीं है। देखें स्टार्ट में अदर देन लिस्टेड था, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। उसने कहा कि मैंने नहीं डालने, अच्छी बात है। चलो क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया भाई, ये तो सिंपल वही पहला आ जाता है। दूसरे में एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट वाली एक लाइन आती है, बाकी सेम है। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में हम लिखेंगे, उसने कोई भी सिनेरियो अपने आप से बना दिया है ना कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इस तरह हैं, वो AFRF के मुताबिक नहीं है। जब इस तरह का अगर आपको एग्जांपल आ जाती है कि मतलब सिनेरियो सारा नहीं बताया होता है कि क्या क्या मसला आया है, इस तरह भी आ सकता है ना कि जैसे सिंपल ये है डिपार्चर फ्रॉम IFRS, आप कोई भी ले लें सिनेरियो, ठीक है, कोई भी ले लें। बेहतर यही होता है कि आप ये वाला ले लें, क्योंकि अच्छा तैयार होता है ना, अक्सर ये सुनी होती बात, समझने भी आसानी है, तो आप यही वाला ले लिया करें। अगर ये एग्जांपल आ जाए, सिनेरियो ना बताया लिखा हो, अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, आप खुद अज्यूम कर लें, तो फिर खुद अज्यूम करके ये सिनेरियो बना दिया करो सारा, ये कॉस्ट NRV वाला मसला, ठीक है। एमसीओ मैटर आ गया, इफेक्ट्स ऑफ अ फायर, सिंपल, तो ये भी चीज़ आ सकती है इकट्ठे भी, ओके भाई। चलें जी, ये था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 14 अल्लाह अल्लाह करके एंड हो गया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ज़रा इंपॉर्टेंस आपने देनी है। कल एक ही दिन के अंदर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये डिस्कस कर लेंगे। ISRE 2400 रिव्यू इंगेजमेंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये इनको देख लेंगे भाई। रिपोर्ट का स्टैंडर्ड चैप्टर 14 ओवरऑल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख के जाना है, ठीक है।
मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।